अ वेरी हेल्थी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर कैडेट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सा एक लेक्चर बनाया है मैंने आपके लिए, और ये एसएसबी एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस में डालता है वाइल राइटिंग द स्टोरी। आपका स्टोरी राइटिंग टेस्ट जो है पूरे एसएसबी में दो अलग अलग सेक्शन में होते हैं। इसमें एक है आपका पीपीडीटी का और दूसरा है आपका टीएटी का। पीपीडीटी मीन्स पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट और डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जो कि स्क्रीनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। दूसरा है साइकोलॉजी पार्ट का टीएटी, जो कि साइकोलॉजी टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टोरी राइटिंग टेस्ट। जेंटलमैन, ये टेस्ट जो है स्टोरी राइटिंग टेस्ट जो है, इसको आप थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि इसको आप कभी भी रटने की कोशिश मत करिएगा। ये आपकी पर्सनालिटी इन्वेंट्री से बना हुआ। इसको अगर आपने बहुत ही अच्छे से किताब से पढ़ लिया या किसी से सुनकर पढ़ लिया तो ये आपके साइकोलॉजी टेस्ट में ये अप्रूव नहीं होने वाला। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक टेक्निक बताऊँगा और इसके बाद कैसे अप्रूव होगा, कौन सी बातें लिखें जिससे अप्रूव होगा, इसके बारे में भी थोड़ी बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं टीएटी एंड पीपीडीटी। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस ये है कि पीपीडीटी में जो टेस्ट होते हैं, पीपीडीटी का जो टेस्ट का नेचर है आपका, उसमें हेजी या ब्लर पिक्चर का होता है, यानी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो आपको थोड़ी सी हेजीनेस के साथ होगी, ब्लर होगी, वो क्लियर दिखेगा नहीं आपको। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ उसमें। जैसे मान लेते हैं कि ये पिक्चर आपको दिखाई जाए, ये पिक्चर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये पिक्चर आपको थोड़ी सी डल से हेजी सी दिखेगी, आपको ये ब्लर जैसी दिखेगी, धुंधला सा दिखेगा इसमें। लेकिन जब टीएटी की पिक्चर की हम बात करते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, तो उसमें आपका पिक्चर का जो नेचर रहता है, इसमें ये पिक्चर का नेचर जो है वो क्लियर रहता है। जैसे कि मैं एक पिक्चर ले रहा हूँ आपका, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही पिक्चर को डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें ये पिक्चर आप देखिए, ये टीएटी के नेचर का पिक्चर है, जबकि स्क्रीनिंग के नेचर का पिक्चर जो होगा वो इस तरह से ब्लर पिक्चर का होगा। कभी कभी कुछ समय ऐसे भी पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जो परसीव कर लिए जाते हैं, लेकिन उनका बेसिक जो डिफरेंस है, ये ब्लर है, थोड़ा सा अनक्लियर पिक्चर है, और टीएटी में क्लियर पिक्चर होगा। और दोनों ही स्केच पिक्चर्स होते हैं, यानी कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपने थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस के थ्रू जो है, इसमें आप अपने आइडियाज़ से कुछ एक्शन को लेकर एग्जीक्यूट करें इसमें। तो हमने पीपीडीटी और टीएटी के एक्शन के, स्टोरी के जो पिक्चर्स होते हैं, उनको हमने समझने का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट किया है इसमें। लेकिन दोनों ही सेगमेंट में एक बात बड़ी कॉमन है कि आपको एक स्टोरी लिखनी है, यानी कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें एक स्टोरी लिखनी है। और स्टोरी लिखने की जब बात आती है इसमें, तो स्टोरी कैसे लिखें, ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम को आज मैं शॉर्ट करूँगा इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इस तरह का आपने कभी भी कोई फार्मूला नहीं देखा होगा। आप सोचेंगे इसमें कि क्या ये फार्मूला लॉजिकल भी है कि नहीं, तो थोड़ी सी जानकारी दे दूँ मैं आपको। साइकोलॉजी के फेज़ में मैंने जो अभी तक काम किए हैं, 2009 में टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 बीटेक एंट्री जिसको कहते हैं, यानी कि 12th के बाद जो कैडेट्स जो हैं टीएस 10+2 एंट्री में जाते हैं, उसमें रैंक 12 राजन कुमार का हमारे पास था। और 2019 में हमारे पास टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में रैंक 3rd रैंक हमारी कैंडिडेट अपराजिता का। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने दोनों ही बात क्यों बताया आपको, कि हम साइकोलॉजी के किस बेस पे जा रहे हैं और क्या हमने इसके रूल्स को, प्रोसीडिंग को फॉलो किया है, तो क्या हम इसको सही कर पाएंगे कि नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज़ द टेक्निक बिहाइंड इट। तो टेक्निक में सबसे पहले स्टोरी का एक फ्रेम ले लेते हैं। सबसे पहले स्टोरी लिखने का तरीका सीख लेते हैं, कंटेंट हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हीरो है, नेक्स्ट है नीड। नीड को एसएसबी के टेस्ट में लेड टू द एक्शन भी कहते हैं, लेड टू द सिचुएशन। नेक्स्ट चैलेंज, चैलेंज को एक्शन के साथ भी लिखा जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके लिए अलग अलग स्टोरी स्लैब है आपको। और लास्ट में आपका रिजल्ट है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लेंगे, बस यही फॉर्मूला है आपका, और इस फॉर्मूले के बेस पर किसी भी स्टोरी को लिखा जा सकता है। लेकिन ये अभी पार्शल इंफॉर्मेशन है। ऐसी स्टोरी को हम कैसे लिखें जिससे कि हम इस बेसिस पर अपनी स्टोरी को बहुत ही नेचुरल और एक्सेप्टेबल बना लें। देखिए, एसएसबी में एक बहुत ध्यान से एक बात सुन लीजिएगा, किसी भी किताब की स्टोरी, किसी की भी सुनी हुई स्टोरी, हो सकता है कि एसएसबी के किसी साइकोलॉजिस्ट ने, किसी इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपको स्टोरी बता दी, उसको कभी भी याद मत करिएगा, क्योंकि ये परसीव्ड थॉट और आइडियाज़ हैं। और ये परसीव थॉट जो है सभी के पास रहते हैं,
और वो स्पोराफिक साउंड करती है, बोरिंग साउंड करती है, और सभी को पता है कि ये उनकी स्टोरी अपने लैंग्वेज में नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे आइडियाज़ नेचुरल होने चाहिए। कैसे नेचुरल आइडियाज़ को ग्राफ्ट करें, यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक एंड टेक्निक्स की मैं बात करूँगा। सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट हीरो के बारे में हम जब बात करें तो हीरो के बारे में हमें 4 ऐसी इन्फॉर्मेशन को इसके साथ लिख दीजिए। आपका हीरो जो है बिल्कुल नेचुरल पार्ट हो जाएगा। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सबसे नेचुरल पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हीरो के साथ नेम ऑफ हीरो में क्या लिखते हैं इसमें, जैसे मोहन, सोहन, गुरप्रीत, गुरबिंदर, ऐसे करके कुछ नाम लिखते हैं इसमें। नेम ऑफ हीरो के बाद एज लिखते हैं। आप कहेंगे एज कहाँ लिखा जाता है इसमें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एज जो है हमें पैसिव मोड में डिस्प्ले करना होता है। जैसे कि राम वॉज ए सेकेंड ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट, राम सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का एज एक स्लैब बताता है इसमें। कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं इसमें कि राम वॉज कर्नल इन आर्म फोर्सेस। आप बताइए कर्नल जो होगा वो 20-22 साल का कैसे हो सकता है, यानी कि एज का स्लैब आपके स्लैब के साथ, और स्लैब नहीं लिखना है इसमें, आपको उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है कि जो कि ऐसा ही हो। जैसे कि अगर बात करें राम वॉज न्यूली कमीशनड ऑफिसर इन आर्मी, तो न्यूली कमीशन जो होगा 25 साल से ज़्यादा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है हमें कि एज का स्लैब जो है वो पैसिव मोड में लिखना है, उसके कुछ बिहेवियर फॉर्म में, कुछ एक्शन फॉर्म में, उसके जॉब प्रोफाइल से ऐसा कुछ जोड़ के बताइए इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ऑक्यूपेशन, नेक्स्ट लिखेंगे डेस्टिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। आप देखेंगे 4 कैटेगरीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि पजल जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी लिखने का सबसे नेचुरल पैटर्न, अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया, आपने कभी भी नहीं सुना होगा, जानबूझ के मैंने आपको अपना रिजल्ट बताया इसमें। 2019 में 3rd टॉपर इंडिया लेवल पर, एसएसबी इज द टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ दिस कंट्री। 2009 में 12th रैंक ऑफ TES 10+2 एंट्री। बाकी के पास होने के तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसमें। ये दोनों एंट्री मैंने क्यों बताई, क्योंकि इनमें रिटर्न नहीं होते, रिटर्न के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ एसएसबी के परसेप्शन पे आपके सिलेक्शंस होते हैं। तो हम बात करें किस तरह से उनको साइकोलॉजिकली ग्रूम अप करें नेचुरल पार्ट से, कि वो अपने स्टोरी का जो आउटकम है उसको कभी भी परसीव्ड आइडियाज़ एंड थॉट पर नहीं लेके जाए। हमने हीरो को इस तरह से ग्राफ्ट किया है ना कि कभी भी इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। नेम ऑफ हीरो मान लेते हैं गुरप्रीत है। नेक्स्ट है एज ऑफ हीरो, गुरप्रीत के बारे में कुछ बताइए जिसमें कि एज रिफ्लेक्ट हो। जैसे कि कौन कौन सी बातें कर सकते हैं, ये नीड पर डिपेंड करता है। हीरो को हम कैसे चुनें, स्टोरी का डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन हो रहा है ये, क्योंकि जब हम स्टोरी लिखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मेरा स्टोरी चेक कर लीजिए क्या ये अप्रूव्ड होगा कि नहीं। यहाँ पर आप खुद ही अप्रूव करेंगे इसको कि आपका स्टोरी अप्रूव होगा कि नहीं। हम बात कर रहे हैं हीरो के बारे में, तो हीरो यानी कि हमने एक नेम लिया और उसके बाद आगे का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें नीड या लेट टू द सिचुएशन पर बनता है। यानी कि मान लेते हैं अगर एक्सीडेंट का सीन होता है, इसमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मान लेते हैं कोई एक्सीडेंट सीन है जिसमें फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है, मान लेते हैं फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है, किसी में इंटेलिजेंस फैक्टर की ज़रूरत है, इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो स्टोरीज के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है। तो एक काम करते हैं, हम 2-3 पिक्चर ले लेते हैं। जैसे एक पिक्चर देखिए, अभी आप देख रहे हैं इसमें कि एक गन पॉइंट पर पे जो है आदमी को रखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, समबडीज, इट इज़ अ काइंड ऑफ माउंटेनरिंग टाइप ऑफ पिक्चर, यानी कि एक्शन से रिलेटेड। ये देख रहे हैं इसमें एक्शन, हम देख रहे हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड है। ये पिक्चर पे डिपेंड करेगा कि हम अपने सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन कैसा करें। तो ये मैं एक नॉर्मली आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपकी चुनौती जो है ये ब्रेन से है, यानी कि उसको फिजिकल से कुछ लेना देना नहीं, उसको डिसीजन मेकिंग से कुछ काम है। एक बैंक में बैठा हुआ आदमी है, तो हमें उसका इंट्रोडक्शन उसके इंटेलिजेंस फैक्टर से करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को आप बना सकते हैं, ही वॉज टॉपर ऑफ हिज एग्जामिनेशन, एकेडमिक उसके चैलेंजेस, एकेडमिक कुछ स्किल्स बता दीजिए यहाँ पर। ये मान लेते हैं आपको कुछ फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बतानी, जैसे गन को पॉइंट किसी ने किया है इसमें, तो यहाँ पर उसके एकेडमिक चैलेंजेस को आपको हाइप करने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए, हीरो का नाम लिखिए और हीरो के नाम के साथ जो है जो भी एज, क्योंकि एज जो है आपको अपने प्रोपोर्शन में लिखना होता है। एसएसबी में हमें अपना डिस्क्रिप्शन जो है आपके परसीव्ड कैरेक्टर के साथ डिस्प्ले करना होता है, क्योंकि साइकोलॉजी टेस्ट में हमारा सिलेक्शन होना है, उस आदमी का सिलेक्शन नहीं होना है। तो जो भी कैरेक्टर हम परसीव कर रहे हैं एज ए हीरो या कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर और लीडिंग कैरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, तो वो आप होने चाहिए। और आप जो कैरेक्टर हैं, एज ऑफ द कैरेक्टर जो होगा वो आपके सराउंडिंग का ही कुछ डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि आप एक स्टूडेंट भी हैं और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं।
तो मान लेते हैं अगर कोई चैलेंज ऐसा हो जिसमें कि आपकी फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है, तो आप इसको स्पोर्ट्स कैप्टन बना सकते हैं। तो यहाँ पर राम वॉज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन एंड ही वॉज फुटबॉल कैप्टन ऑफ हिज टीम ऑल्सो। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट लेड टू द सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी हमें ऐसा लगा कि उस सिचुएशन में फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है, तो हमारा सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है और आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन हिज एकेडमिक्स, तो पढ़ाई में अच्छा रहने के बाद इसकी क्या श्योरिटी है कि वो फिजिकल फिटनेस जैसे चैलेंजेस को ले पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है हीरो का इंट्रोडक्शन उन बातों से करिए जिसमें कि लेड टू द सिचुएशन, जिस परिस्थिति में सब्जेक्ट को वो काम को करना है, उस काम को करने के लिए उसमें वो क्वालिटी जो है, एक्वायर्ड क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन दो बातों को डिफरेंशिएट किया इसमें। अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग के लिए है तो उसको फिजिकली टफ रहना ज़रूरी नहीं है, आप उसके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस, उसका सोशल बिहेवियर बना सकते हैं इसमें। लेकिन अगर कोई फिजिकल रिलेटेड चैलेंजेस हैं तो आप इसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, एनसीसी से रिलेटेड कुछ आपका बैकग्राउंड उसको दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन ले रहे थे। ये ऑक्यूपेशन और डेस्टिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन क्यों लिखा हमने? ऑक्यूपेशन हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें। मान लेते हैं अगर कोई सब्जेक्ट, अगर वो टाई सूटेड है, सूट बूटेड है इसमें, अगर उसने ब्लेज़र पहना हुआ है, टाई पहना हुआ है उसमें और ऑफिस में सेट बैठा हुआ है, तो हम उसको स्टूडेंट नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना होगा, उस सब्जेक्ट को, जैसे कि बैंक में आपके एज के रिस्पेक्ट में वो कैरेक्टर कहाँ पर किसी भी जॉब में सूट करता है इसमें। तो जनरली आपका जो एज स्लैब है इसमें, उस एज स्लैब में कहीं पर उसका जो भी जॉब है, मान लेते हैं एक जॉब जैसे कि बैंक का पीओ, हमें कैसे कैरेक्टर को जॉब देना चाहिए, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। कभी भी इन्फीरियर जॉब को सेलेक्ट नहीं करें। इन्फीरियर में कौन से आते हैं, जैसे कि वो एक लेबर है, जैसे कि एक रिक्शा पुलर है, हमेशा ध्यान, पुलिस का एक कांस्टेबल है, ऐसा अपने कैरेक्टर को कभी एक्सेप्ट नहीं करें। आप कहेंगे क्यों, वो हीरो नहीं होते क्या? वो भी हीरो होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपका कैरेक्टर जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है और आप आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपका माइंड सेट जो है उस लेवल में रहना चाहिए कि हम हमेशा ही एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचें। आपकी जॉब की क्वालिटी, आपका जॉब का नेचर एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर को जो भी परसीव करें, अगर आर्म फोर्सेस नहीं है तो आर्म फोर्सेस को छोड़कर जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं या जो वर्क कल्चर है, उनके साथ अपने सब्जेक्ट को कोरिलेट करें। और यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन एक इंपॉर्टेंट बात है। ये डेस्टिनेशन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, एक उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूँ राम वॉज सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज। नंबर 2, राम वॉज सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ IIT मद्रास या IIT बॉम्बे, तो दोनों में ही कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। येस, डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिफरेंस क्या है इसमें? एक जो है उस स्किल में काफ़ी ज़्यादा रिफर्बिश्ड, यानी कि वो काफ़ी स्किल्ड है जो IIT में, और किसी ग्रेजुएशन में जाने वाला कोई बच्चा की बात करेंगे तो यानी कि हम उसके उस स्किल के बारे में बात नहीं कर रहे, कुछ और एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन बड़ा ज़रूरी। ऐसी स्टोरी लिखने पर मैंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं कि अगर आगे आपने सही लिखा तो इनको बहुत ही अच्छा रिमार्क मिलता है, क्योंकि आपने अपनी बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपने सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया। अब हम व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये डिपेंड करता है कि आपको पिक्चर क्या दिखाएगी। अगर मान लेते हैं पिक्चर में एक्सीडेंट दिखाया गया है तो आप उसको एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ द इंडिस्पेंसिबल पार्ट, यानी कि आपको जैसा दिखा है उस दिखे हुए सिचुएशन में उसका पहले क्या हुआ, यानी हीरो का एक ऐसा इंट्रोडक्शन देना है पास्ट में देना है। पास्ट में उस हीरो के बारे में कुछ कैरेक्टर दीजिए, वॉज में रखिए इसको, क्योंकि सब्जेक्ट का पास्ट डिसाइड करता है कि उसकी एबिलिटी, पोटेंशियल को, इस सिचुएशन को डील करने की कैपेसिटी है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हीरो का इंट्रोडक्शन स्टोरी राइटिंग पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेम ऑफ हीरो, एज ऑफ हीरो, ऑक्यूपेशन और डेस्टिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। डेस्टिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन से आपके कैरेक्टर का, या जो भी आपने लीडिंग कैरेक्टर चुना है, उसके उस काम को करने की स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और लाउड हो जाती है। अब हम बात करें लेड टू द सिचुएशन, नीड हाइपोथेसिस। नीड हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ी सी बात करें। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही फ्रेम बनाऊंगा इसमें, जिसको ध्यान रखना चाहिए किसी भी कैंडिडेट। आर्म फोर्सेस में एक डिक्टम को ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, सर्व द कंट्री फर्स्ट, देन आफ्टर द मैन यू कमांड एंड देन यू कम। ये 3 प्रिंसिपल हैं आपके, यानी सबसे पहले कंट्री जिसके ऊपर आप कमांड कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर आप, यानी यू कम ऑलवेज एंड ईवर लास्ट, हमेशा आप लास्ट में आते हैं। तो कभी भी कोई नीड ऐसी मत बनाइए जो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, यानी कि सेल्फ नीड मत रखिए। सेल्फ नीड
अवॉइड करिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे जॉब लग गई और फिर आपने घर बना लिया। कोई ऐसा बात मत बताइए कि जिससे कि आपके अपने पर्सनल नीड को पूरा करने की बात हो रही है। हमेशा इस नीड को ट्रांसफ़र करिए। किस में करिए? इसको बाहर की तरफ करिए। मान लीजिए कोई दो आदमी बात कर रहे हैं, तो फादर एंड सन की जगह पर आप उसको एक स्ट्रेंजर बनाइए। क्यों? क्योंकि आप जो है अपना सोशल बिहेव दिखा सकते हैं, लेकिन फादर के साथ बात करके आप अपना सोशल बिहेव नहीं दिखा सकते। यानी कि हम रिलेशन की जब बात करते हैं तब हमारी क्वालिटी जो होती है वो कंपल्शन में आती है। कंपल्शन यानी कि दबाव में, वो नेचुरल क्वालिटी नहीं होती। और जब हम बात करते हैं आउटसाइडर्स के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए, तब हमारी क्वालिटी जो है वो नेचुरल होती है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और देखा आपने कि एक आदमी सड़क पर पड़ा हुआ है, तो आप चले गए। अब मुझे बताइए, अगर वो सड़क पर बैठा लेटा हुआ आदमी अगर आपका फादर है इसमें, तो क्या आप जाएंगे इसमें? नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि आपका रिलेशन का कंपल्शन है। तो रिलेशन की जब भी बात होती है, मदर, फादर, सिस्टर, फ्रेंड, यानी कि हम अपना सेल्फ नीड को वहाँ पर अवॉइड करें। नीड हाइपोथेसिस कहता है राइटिंग स्किल में नीड को सेल्फ में मत रखिए, इसको आप बाहर लेके जाइए और इसको एक्सट्रोवर्टिज्म की थ्योरी में डालिए, यानी कि अपने आप को छोड़कर दूसरे में डालिए। तो यहाँ पर यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। सेल्फ के लिए नहीं बात करना, अपने रिलेशन के लिए नहीं बात करना, अपने क्लोज किथ एंड किन के लिए नहीं बात करना, फ्रेंड्स के लिए नहीं बात करना। कुछ ऐसा जो कि जर्नल, मान लेते हैं फ्रेंड के लिए बात भी कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा पर्सनलाइज होकर नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो बेस्ट फ्रेंड के लिए, तो फिर तो रिलेशन का कंपल्शन हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके स्कूल में एक लड़के की फ़ीस नहीं थी, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, या उसका एग्जामिनेशन का डेट नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ फीस। तो आपने जो है, अगर वो कहा, आपने कहा कि ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड इज़ अ काइंड ऑफ कंपल्शन ऑफ रिलेशन। सो यहाँ पर आप, अगर आपने उसको फीस दे भी दी तो आपने अपना रिलेशन मेंटेन किया है इसमें। लेकिन अगर आपने स्कूल का किसी नॉर्मल सा बॉय, आपका क्लासमेट बोला है इसमें, तो वो आपका एक बहुत अच्छा माना जाएगा कि ठीक है आप एक हेल्पफुल हैं इसमें, तो आपका हेल्पफुलनेस और कोऑपरेशन का सेगमेंट बन जाएगा। लेकिन आप जितना क्लोज एसोसिएट करेंगे वो आपकी क्वालिटी को उतना ही आपसे डिस्पिल करेगा, दूर करेगा। नीड हाइपोथेसिस आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम हीरो को क्लियर कर पा रहे हैं, नीड को क्लियर कर पा रहे हैं। एक्शन और चैलेंज में चलते हैं। एक्शन और चैलेंज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी राइटिंग का। इसमें एक्शन क्या है और चैलेंज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका डिस्क्रिप्शन आज तक इस तरीके से शायद कम सुना होगा। जब भी हम एक्शन लेने की बात करते हैं इसमें, किसी भी स्टोरी में, तो एक्शन को लिया जाता है 3 तरीके से। मैं इसके 3 तरीकों को बता रहा हूँ इसमें। नंबर 1 थिंक, नंबर 2 स्पीक, नंबर नेक्स्ट डू। टेक, डूअर भी कह सकते हैं इसको। तो हमें ध्यान रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन, इट मीन्स दैट एक्शन कैन बी displayed in 3 different categories. Number 1 think process, thinking process. Example बता रहा हूँ मैं आपको। I hope that you can pass this exam. I hope you may get success this year. आपने पॉजिटिव बोला, नेगेटिव बोला, सक्सेस की बात की तो पॉजिटिव है, लेकिन आपने जो पॉजिटिव बोला है कि यू मे गेट गुड मार्क्स दिस ईयर, तो आपके ऐसा बोलने से क्या वो अच्छा मार्क्स लेगा? एक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? एक्शन की पॉसिबिलिटीज़ मिनिमम है। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन इन थिंक प्रोसेस, तो थिंक प्रोसेस में उस एक्शन की पॉसिबिलिटीज़ सबसे मिनिमम होती है। एक्शन तो है, सोचना भी तो एक एक्शन है। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन, थिंक, येस इट इज़ एक्शन, लेकिन उसमें उसका एग्जीक्यूशन होने का यानी श्योरिटी होने के चांसेस मिनिमम है। अब हम बात करेंगे स्पीक प्रोसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीक प्रोसेस, इट मीन्स दैट you are delivering, transferring the heroism to anybody else. एक काम करते हैं, सड़क पर जाते समय आपका पर्स किसी ने छीन लिया और आपने किसी भी नेबर से कहा, अपने पासर्स वाई से कहा कि मेरा पर्स लेके दे दो, उसने लेके दे दिया, तो यू आर नॉट द हीरो। क्यों? जो प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करेगा वही हीरो होगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पीक से हम अपना हीरोइज्म नहीं बना सकते, लेकिन स्पीक एक क्वालिटी है, बिना बोले काम कैसे चलेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि आपके सराउंडिंग में चोरी हो गई, तो चोर से पकड़ना आपका तो काम नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। आपने अपने सोसाइटी मेंबर्स को इन्वॉल्व किया और आपने जो थेफ्ट की इवेंट्स बढ़ रही हैं उसकी रिपोर्टिंग पुलिस स्टेशन में की और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है चोर को पकड़वा लिया। किससे पकड़वाया? पुलिस ने ही पकड़ा है इसको, लेकिन आप यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। ध्यान रखेंगे इसमें कि स्पीक से जो एक्शन लिया जाता है
वो फिर भी थिंक से तो बेटर है, लेकिन फिर भी वो हायर स्केल नहीं। अब हम बात करेंगे डूअर। ये सबसे मैक्सिमाइज रेंज ऑफ एक्शन टेकर है, यानी कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट डूअर, इट मीन्स दैट यू योरसेल्फ आर गोइंग टू टेक द एक्शन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन का पार्ट होता है कि जो भी स्टोरी में आप एक्शन लिख रहे हैं, आपका डूअर खुद होना चाहिए। एक काम करते हैं, स्टोरी से देखते हैं देखते हैं कि स्टोरी में आपको उम्मीद है दिख रहा होगा एक्सीडेंट हो गया। ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो मैं एक काम करता हूँ मैंने तीनों एक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तीनों एक्शन कौन से हमारे? ये थिंक, स्पीक एंड एक्शन, यानी डूअर। थिंक में अरे चोट लग गई, घायल हो गया कोई ये, सो गॉड प्लीज़ सेव हिम, गॉड सेव हिम। अच्छा, भगवान से बोला कि कोई तो बचा लो इसको, तो बोलने से बच जाएगा। इसमें नंबर 1 केस थिंक प्रोसेस में गया। नंबर नेक्स्ट है स्पीक प्रोसेस। वो कहेगा इसमें आपने जो भी कैरेक्टर बनाया इसमें, उसने लोगों को कहा कि इसको लेके जाओ और हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, तो उसने कहा और फिर लोगों ने जाके एडमिट करा दिया और वो आदमी ठीक हो गया। तो आप मुझे बताइए कि इसने बोला और काम हुआ, तो क्या ये बोलने की श्योरिटी है क्या कि लोग लेके जाएंगे ही या वो आदमी ठीक होगा ही? जब तक उसका डूअर खुद नहीं होगा तब तक वो एक्शन का एग्जीक्यूशन श्योरिटी के साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, उसी सीन को ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपका जो हीरो है उसने कुछ लोगों की हेल्प से उस इंजर्ड पर्सन को, जो व्हीकल थी, जो अवेलेबल व्हीकल था उसमें, वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ पहुँचा और बीच में उसने फर्स्ट एड जो भी देने की बात कही। यहाँ पर जो डूअर है आपका वो खुद है। अगर आपने सेल्फ डू किया है इसमें, तो इट मीन्स दैट द चांसेस ऑफ टेकिंग एक्शन इज मोर एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, और चांसेस ज़्यादा है, और ये आपका सबसे पॉजिटिव पार्ट होगा। तो एक्शन का मतलब ये हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने ज़्यादातर स्टोरीज़ में देखे हैं कैंडिडेट्स जो हैं वो थिंक प्रोसेस या स्पीक प्रोसेस में स्टोरीज लिखते हैं और कहते हैं कितनी अच्छी स्टोरी है लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सो दीज आर द क्लैरिफिकेशन। आई होप दैट यू मे गेट इट। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन हमें क्या लेना चाहिए। थिंक प्रोसेस, स्पीक प्रोसेस, डू प्रोसेस। एक नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, स्पेशली जो कैंडिडेट रिपीटर्स हैं। कोई भी एक्शन जो है वो बिना थिंक के कैसे होगा? सोच रहे हैं आप, मुझे पता है। इसमें ध्यान रखेंगे, सिर्फ मत सोचिए। ये जब आप एक्शन ले रहे होते हैं तो ये एक्सेप्टेबल पार्ट है इसमें कि बिना सोचे आपने तो एक्शन नहीं लिया होगा। तो यानी थिंक जो है ये प्राइमरी एक्शन पार्ट है, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका डूइंग पार्ट। और अगर आप डू कर रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि थिंकिंग प्रोसेस आपके पास थॉट प्रोसेस पहले से है, लेकिन इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर आप डिपेंड हो जाएं, गॉड सेव हिम, और आपने छोड़ दिया कि भगवान बचा लेगा इसको। सो इट इज़ द प्रॉब्लम ओवर। हम बात करते हैं चैलेंज के लिए। सो एक्शन एंड चैलेंज में क्या अंतर है? हमें ध्यान रखना चाहिए, इसको चैलेंज को हम ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं। चैलेंज और ऑब्स्टिकल, हमने एक्शन को पढ़ लिया, अभी 3 प्रोसेस से लिए जाते हैं। अब मैं बात करूंगा ऑब्स्टिकल को। कभी कभी कोई स्टोरी दिखाते हैं जिसमें कि नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा। ज़्यादातर स्टोरीज जो आपकी टीएटी में आती हैं उसमें नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा होता है, और उसमें ऐसा मॉड्यूल है जो कि कुछ चल रहा है, सिर्फ नेचुरल है, न्यूट्रल स्टोरी है। 3 तरह की स्टोरी होती है आपकी, पॉजिटिव स्टोरी, नेगेटिव स्टोरी एंड न्यूट्रल स्टोरी। तो न्यूट्रल स्टोरी जो है एक्शन ओरिएंटेड होती है, और जनरली स्टूडेंट्स ये माइंडसेट करते हैं कि मुझे कुछ ऐसी बातें लिखनी है कि जो कि नेगेटिव होगी। तो हमें ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल अवॉइड करिएगा। 2020 में, अभी फरवरी में, लॉकडाउन से पहले हमारा एक एनडीए कैडेट गया था इसमें, और ऐसी ही स्टोरी के ऊपर जो है 15 कैंडिडेट्स का एक बैच था और सिर्फ 4 लड़के स्क्रीन इन हुए थे, जिसमें हमारा बच्चा भी स्क्रीन इन में था इसमें। और बिल्कुल स्टोरी ऐसी थी, बिल्कुल नेचुरल स्टोरी थी, न्यूट्रल स्टोरी थी, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको परसीव नेगेटिव किया था और जिसके कारण वो डिसअप्रूव्ड हो गए थे। हमें ध्यान रखना है कि जब स्टोरी हमारी पॉजिटिव है और कोई इंक्लिनेशन नेगेटिव का नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें सिर्फ ऑब्स्टिकल, कुछ काम के लिए बाधा बनाने चाहिए। उसको किसी भी तरह का नेगेटिव इंक्लाइन मत करिए कि कुछ नेगेटिव ही हो गया। कुछ अच्छी चीज़ों में बाधा हो सकती है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं इसमें, तो जाते समय कौन सी बाधा हो गई? एग्ज़ाम में आप जा रहे थे, आपकी बाइक पंचर हो गई, फिर आपने डिसाइड किया, क्योंकि कोई भी उस दिन स्ट्राइक था आपका, तो आपने डिसाइड किया कि आप रन करके ही चले जाएंगे। यानी कि आपने बाधा सोचा है इसमें, कुछ नेगेटिव नहीं सोचा इसमें। इस बात का ध्यान रखिए। इसमें अगर कोई बच्चा अकेले रोड पे जा रहा है इसमें, तो आप कहेंगे इसमें उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अकेले हो गए, तो व्हाई यू थिंक नेगेटिव? इफ द स्टोरी इज पॉजिटिव और इवन इट इज नॉट क्लियरली मेंशन दैट समथिंग रॉन्ग ओवर देयर, सो योर एडवाइस दैट टेक द स्टोरी इन पॉजिटिव मोड ओनली एंड ट्राई टू राइट ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल यानी
चलने के समय में कोई रिलेटेड जो बाधा हो सकती है उसके ऊपर ही सिर्फ बात करें। प्लीज़ डू नॉट राइट द नेगेटिव पार्ट। लास्ट बात करेंगे आउटकम की, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट जो हमारा स्टोरी का सबसे एंड पार्ट होता है इसमें, और एंड पार्ट को हमेशा ही पॉजिटिव रखना है, यानी कि सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में जो नीड दी गई है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जिस जगह पर उसको एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, लास्ट में वो उसको पूरा कर पाया है कि नहीं, दैट इज़ द रिजल्ट पार्ट। यानी कि एक्सीडेंट हुआ तो लाइफ को बचा पाए कि नहीं, यस बचा होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। गाड़ी उसकी पंचर होगी, एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, उस दिन पूरा स्ट्राइक है, ट्रैफिक व्हीकल स्ट्राइक है आपका, तो आप एग्ज़ाम में जब पहुँचे तो समय पर पहुँचे कि नहीं, यस आप पहुँच गए, क्योंकि आपने रनिंग लगाकर जो है रनिंग करके उस डिस्टेंस को आपने कवर किया। तो रिजल्ट एंड आउटकम मस्ट बी पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखें। स्टोरी लिखने का ये बहुत बढ़िया पैटर्न है। इसमें अगर आपने स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस कर ली इसमें, तो आई होप कि आप जो है सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर पाएंगे। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल सा स्किल है। मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा इसमें कि परसीव्ड आइडियाज़, जो भी परसीव्ड आइडियाज़ जो बुक्स में होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा। उनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अपने रिटेन्ड क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, एक पिक्चर के ऊपर 3-4 स्टोरी लिखने से भी ऐसे आइडियाज़ डेवलप होते हैं। तो कोशिश करिएगा, एक पिक्चर देखिए, ये बड़ा हार्ड स्किल होता है। एक पिक्चर के ऊपर 3-4 स्टोरीज बनाइए, कभी उसको फौजी बना दीजिए, कभी उसको कुछ और बना दीजिए, कभी कुछ और बना दीजिए। आप लिख के देखिए, आपके अंदर का नेचुरल स्किल डेवलप होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक सेगमेंट समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, क्योंकि स्टोरी राइटिंग एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है आपके साइकोलॉजी पार्ट का। लेकिन स्क्रीनिंग में तो आपको सिर्फ एक स्टोरी लिखना है। अगर ये फॉर्मूला पता चल गया और ये रूल पता चल गया आपको, तो मुझे लगता है कि आपको स्क्रीन इन होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू।